नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम इटली के एकीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, इटली के एकीकरण के तहत आज हम बात करने वाले हैं इटली में होने वाले विद्रोहों की, जो 1815 ईस्वी से लेकर 1830 ईस्वी तक, मूलतः 1820 ईस्वी से जो विद्रोह शुरू होते, और उन विद्रोह के दौरान हम देखेंगे कि जो गुप्त संस्थाओं के द्वारा किस तरीके से विद्रोह किए जाते और किस तरीके से जो इटली के एकीकरण का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो इटली के अंदर जो क्रांति की जो ज्वाला है, जो प्रज्वलित उन्हीं के द्वारा की जाती है, गुप्त संस्थाओं के द्वारा जो क्रांति शुरू की जाती है। तो आज हम दो विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं इटली के अंदर होने वाले। हालांकि इन विद्रोहों का दमन जो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो आसानी के साथ कर दिया जाता है, किन परिस्थितियों में और कैसे और कहाँ जो इटली में विद्रोह होते हैं, और इन विद्रोहों के आधार पर जो इटली के एकीकरण की क्या होती है शुरुआत होती है। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा और मुख्यतः जो बात की जाए ऑस्ट्रिया के द्वारा जो इटली के अंदर जो निरंकुश राजतंत्र की पुनर्व्यवस्था कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है, और इटली के राज्यों के द्वारा जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। अब वहाँ की जनता क्या हो जाती है, उन निरंकुश शासकों के अत्याचारों से त्रस्त हो जाती है और उनके जो शोषणकारी नीतियों से त्रस्त हो जाती है, और जिस तरीके से उनमें राष्ट्रीय भावना की जो जागृति हो चुकी थी और राष्ट्रीयता की प्रेरणा से वो रूबरू थे, तो उसी दौरान जो नेपोलियन के द्वारा जो उनको गणतांत्रिक व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया था। गणतांत्रिक जो स्थापना, नेपोलियन गणतंत्र की स्थापना की गई थी, तो उन विचारों से वे प्रभावित हो जाते हैं, और विचारों से प्रभावित होने के दौरान ही उन उदारवादी और लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार होता है। उसी प्रसार के दौरान जो उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, और ये मुख्यतः दो तीन विद्रोह उनके द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि हमने वियना सम्मेलन के तहत भी पढ़ा था, जो कांग्रेस संयुक्त कांग्रेस प्रणाली है, वियना सम्मेलन के पश्चात जो ऐसे कई सम्मेलन बुलाए जाते हैं, उनमें जो तुम देखोगे कि उन सम्मेलनों का आयोजन ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, जो इस इटली के विद्रोह को दबाने के लिए भी जो उन सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। मूलतः जो हम देखेंगे आज जो बात की जाए तो विद्रोह होते हैं। अब 1820 ईस्वी से 30 ईस्वी के मध्य जो बात की जाए इटली के राज्यों में होने वाले विद्रोह की हम चर्चा करेंगे, जिसके तहत 1820 और 21 ईस्वी में जो नेपल्स और पिडमांट है, यहाँ क्या होता है जो विद्रोह होता है। नेपल्स में तो तुम्हें पता ही हो, जो मैंने बताया पिछली क्लास में कि कॉर्बनरी संस्था की स्थापना कहाँ होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है, नेपल्स में होता है। वहाँ जो क्रांतिकारी सक्रिय होते हैं, देशभक्त सक्रिय होते हैं, जो इटली का एकीकरण चाहते हैं। और नेपल्स और पिडमांट में सबसे पहले क्या होता है, विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो स्पेन में जो उसी दौरान क्या होती है, क्रांति होती है, स्पेन की क्रांति होती है। स्पेन की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा भी होगा। जिस तरीके से तुम देखो कि फ्रांस का हस्तक्षेप स्पेन की तरफ रहता है, स्पेन की तरफ झुकाव रहता है। स्पेन में तुम देखोगे स्पेन के राजा को जो उनके द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है जनता के द्वारा। अब स्पेन में होने वाली क्रांति का प्रभाव हमें जो यहाँ नेपल्स और पिडमांट इन राज्यों में, इटली के राज्यों में देखने को मिलता है, और उससे प्रेरणा लेकर, उससे प्रभावित होकर जो कॉर्बनरी संस्था के लोगों के द्वारा सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, नेपल्स में विद्रोह कर दिया जाता है। नेपल्स की अगर बात की जाए, नेपल्स और सिसिली जो दक्षिणी इटली में स्थित राज्य थे, हमने जो पिछली कक्षा में भी जिक्र किया था, जो दक्षिणी इटली में स्थित जो नेपल्स और जो सिसिली जो राज्य थे, उनमें सबसे पहले नेपल्स में 1820 ईस्वी में वहाँ की जनता और देशभक्तों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। जो निरंकुश राजतंत्र के प्रति, अत्याचारी राजतंत्र के प्रति विद्रोह करके वहाँ के शासकों को अपदस्थ करके वहाँ को भगा दिया जाता है। अब इसी दौरान जो 1821 ईस्वी में पिडमांट का राज्य, पिडमांट के राज्य में भी क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। पिडमांट के राज्य की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र में है, जो इटली के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो पिडमांट का राज्य होता है, यहाँ की जनता के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है निरंकुश राजतंत्र के प्रति। यहीं से जो क्रांतिकारी विचारों की क्या हो जाती है, शुरुआत होती है। अगर बात की जाए तो
इटली में सबसे पहले गुप्त संस्थाओं के द्वारा ही जो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत की जाती है। पिडमांट और जो से बात की जाए, नेपल्स में विद्रोह हो जाते हैं और यहाँ के शासकों की जनता के द्वारा क्या कर दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है और यहाँ से भगा दिया जाता है। जब ये बात किसको पता चलती है, ऑस्ट्रिया को पता चलती है, क्योंकि ये उनकी अधीनता में शासन कर रहे थे। नेपल्स की तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो किसका, बुर्बो वंश का शासन था, और पिडमांट में अगर बात की जाए तो यहाँ सेवाई वंश का शासन था, जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से जो शासकों को खदेड़ दिया जाता है और ये जो शासक होते हैं इनके संबंधी भी होते हैं, मित्र के अलावा अगर बात की जाए तो इनके समर्थक होते हैं, इनकी अधीनता में इनके द्वारा शासन किया जाता है। और मेटरनिक वहाँ ऑस्ट्रिया का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जैसे ही मेटरनिक को पता चलता है उसके द्वारा हस्तक्षेप करते हुए अपनी सेना भेज दी जाती है और सेना भेज कर इस विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। दमन करने के पश्चात पुनः जो निरंकुश राजतंत्र की क्या कर दी जाती है, शुरुआत जो स्थापना कर दी जाती, राजतंत्र को पुनः स्थापित, उन शासकों को जो पुनः सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। और इसी तरीके से बात की जाए तो ये जो इटली के अंदर विद्रोह और क्रांति की ज्वाला जो प्रज्वलित हो जाती है और इन विद्रोह से ही इटली में जो क्रांति और विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो ये पहला विद्रोह था नेपल्स और पिडमांट का। अब इसके पश्चात 1830 ईस्वी में जो बात की जाए, पोप के राज्य है, परमा मोडेन है, इन राज्यों में भी विद्रोह हो जाता है। 1830 ईस्वी के पश्चात 20 वर्षों के पश्चात जैसे गुप्त जो क्रांतिकारी संस्थाएं तो पहले से ही सक्रिय थी। अगर बात की जाए कॉर्बोनरी संस्था जिसमें प्रमुख है, इटली में अगर पूछा जाए आपसे कि जो इटली के एकीकरण से संबंधित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो वो कॉर्बोनरी संस्था के द्वारा ही की जाती है, जो नेपल्स से सर्वप्रथम जो इटली का जो विद्रोह है इसकी शुरुआत होती है। अब बात की जाए तो अगला विद्रोह जो 1830 ईस्वी में क्या होता है कि 1830 ईस्वी में पुनः फ्रांस में क्रांति होती है। अब इस क्रांति का प्रभाव, इस क्रांति की जो बात की जाए, इस क्रांति की जो अग्नि तीव्र गति से जो संपूर्ण यूरोप में फैल जाती है और ये बात संपूर्ण यूरोप में फैल जाती है। अब इससे प्रेरित होकर, इससे प्रेरणा लेकर, इससे प्रभावित होकर और ये उचित अवसर समझते हुए जो परमा मोडेन और पोप के राज्य के जनता के द्वारा वहाँ के शासकों के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, क्योंकि जनता उन शासकों के अत्याचारों से पहले से ही परेशान थी। और उसके अलावा जो बात की जाए इटली के छोटे छोटे राज्यों की वजह से उनमें काफ़ी जनता को परेशानियां होती थी, अलग अलग मुद्राएं। तो वैसे भी जो ये क्रांतिकारी संस्थाएं तो पहले से ही जो कार्य कर रही थी और जनता में जो राष्ट्रीयता की भावना को जागृत इनके द्वारा किया गया था। और वो चेतना के आधार पर, जो राष्ट्रीयता की चेतना को जागृत तत्कालीन कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा किया जाता है। तो जनता को जैसे ही उचित अवसर मिलता है तो जनता के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। अब इससे फ्रांस की क्रांति से ही प्रभावित होकर परमा मोडेन में पोप के राज्यों में जो विरोध हो गया। अब इनको यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी, यहाँ के देशभक्तों और क्रांतिकारियों की, हो सकता है कि हमें फ्रांस की तरफ से सहायता मिलेगी। अगर फ्रांस की तरफ से सहायता मिलेगी तो उससे हम क्या करेंगे, गणतांत्रिक व्यवस्था की पुनः स्थापना कर देंगे। तो ऐसा इनका मानना था। लेकिन इनकी आशा पे बात की जाए, इनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाती आशा। फ्रांस की तरफ से इनको कोई किसी तरह की सहायता नहीं दी जाती है। और बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जब इनको सहायता नहीं मिलती तो ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपनी सेना भेजी जाती है और सेना भेजकर इस विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया जाता है। और ऑस्ट्रिया की सेना के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पुनः जो शासक होते हैं, यहाँ के शासक है, चाहे परमा का शासक है, मोडेन का शासक है, और जो बात की जाए पोप का राज्य है जहाँ पे पोप खुद शासक होता है, वहाँ पे जो पुनः उन शासकों की स्थापना कर दी, उनको सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और पुनः निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके द्वारा कर दी जाती है, यहाँ ऑस्ट्रिया के द्वारा। जैसा कि हमने पढ़ा था इटली के एकीकरण के मार्ग में बाधा, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, यही होती है जो ऑस्ट्रिया ही होता है, क्योंकि ये उन्होंने समझ लिया था कि ऑस्ट्रिया के आधिपत्य को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त नहीं होगा तब तक इटली का एकीकरण किसी भी हालत में नहीं हो सकता।
अब इस असफलता के कारण की बात की जाए 1820 ईस्वी से 31 ईस्वी तक जो बात की जाए, जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें ज़्यादातर नेतृत्व तो कॉर्बोनरी संस्था के द्वारा ही किया जाता है। इसी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम जो इटली का चलता है, अगर बात की जाए 1830 ईस्वी में 30 ईस्वी तक। अब इसमें जो इनसे क्या होती है, इसमें जो बात की जाए क्रांतिकारियों को और देशभक्तों को क्या मिलती है, असफलता मिलती है। इसका मुख्य कारण तो ये रहता है कि इनकी विद्रोहियों की शक्ति संगठित नहीं होती, एक जगह संगठित होकर इनके द्वारा विद्रोह जो बात की जाए इसका विरोध प्रतिरोध नहीं किया जाता है। अब इनकी शक्ति जो टुकड़ों में होने के कारण ऑस्ट्रिया के द्वारा आसानी से इसको क्या कर दिया जाता है, इन विद्रोह को कुचल दिया जाता है। लेकिन विद्रोह के पश्चात इनके द्वारा सबक लिया जाता है। 1820 ईस्वी से 30 ईस्वी तक जितने भी विद्रोह हैं वो विद्रोह क्या होते हैं, वो प्रयास सभी असफल रहे। अब जिससे नेताओं को ये ज्ञात हो गया कि ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त करना जरूरी है, इससे इनके द्वारा सीख ली जाती है और ये प्रेरणा लेते हैं कि जब तक ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त नहीं होता, यानी कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप समाप्त नहीं होता, तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। और इस ऑस्ट्रिया के आधिपत्य को कैसे, इसके जो हस्तक्षेप को कैसे समाप्त किया जाए, ये इनके द्वारा जो सोचा जाने लगता है। और ये भी एहसास कर लिया जाता है कि इटली के एकीकरण के लिए जो हमने ये संस्था गुप्त बनाई कॉर्बोनरी संस्था, यही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा जो अलग और भी कई संस्थाओं का निर्माण करना जरूरी है, जिनके माध्यम से क्या हो सके, इटली का एकीकरण हो सके। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो इटली के एकीकरण के तहत 1820 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक होने वाले मुख्य विद्रोहों के बारे में चर्चा की है। जैसा कि हमने देखा था, जो हमने संयुक्त प्रणाली को पढ़ा था, संयुक्त व्यवस्था, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, जिसके तहत ऑस्ट्रिया के द्वारा समय समय पर जो इटली के राज्य में होने वाले विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। जिसी के तहत अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो इटली के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है वो कॉर्बोनरी संस्था के लोगों के द्वारा ही की जाती है। कॉर्बोनरी संस्था एक गुप्त संस्था होती है और इसका मुख्यालय जो नेपल्स में होता है, वहीं से क्या होती है, आंदोलन की शुरुआत होती है। जिसके तहत बात की जाए तो नेपल्स में विद्रोह 1820 ईस्वी में होता है। स्पेन की क्रांति से प्रभावित होकर जो नेपल्स के लोगों के द्वारा विद्रोह करके वहाँ के शासक को खदेड़ दिया जाता है। उसके पश्चात हम देखेंगे पिडमांट में भी 1821 ईस्वी में विद्रोह होता है। हालांकि इन विद्रोह को ऑस्ट्रिया के द्वारा अपनी सेना भेजकर मेटरनिक के द्वारा जो आसानी से क्या कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। उसके पश्चात अगला विद्रोह जो 1830 ईस्वी में होता है। 1830 ईस्वी में होने वाला विद्रोह है जो परमा राज्य है, मोडेन राज्य है और पोप का राज्य है, यहाँ पे विद्रोह होता है। और ये विद्रोह मूल रूप से जो फ्रांस में जो 1830 ईस्वी में पुनः जो क्रांति की लहर दौड़ पड़ती है और संपूर्ण यूरोप तक ये जो बात फैल जाती है, उससे प्रभावित होकर जो बात की जाए तो इन क्षेत्रों में विद्रोह, इन राज्यों में विद्रोह हो जाता है। इनको ये उम्मीद होती है, आस होती है कि फ्रांस के द्वारा हमें सहायता दी जाएगी, लेकिन फ्रांस के द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है। हालांकि इनके द्वारा अच्छा प्रयास किया जाता है, लेकिन ये प्रयास इनका सफल नहीं होता है। ये जो संगठित नहीं होते आपस में विद्रोही, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा पुनः सेना भेजकर इस विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। अब जो इटली के देशभक्त क्रांतिकारी, इनके द्वारा ये बात समझ ली जाती है कि जब तक ये ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप समाप्त नहीं होगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। और इटली के एकीकरण में मूल रूप से जो बाधा थी वो ऑस्ट्रिया थी। और ऑस्ट्रिया में जो मेटरनिक वहाँ का प्रधानमंत्री अगर बात की जाए तो वह तो एकीकरण के रूप बात की, इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा वही था। तो बार बार जो इस तरह की समस्या, इनके द्वारा जो प्रेरणा ली जाती है, सबक ली जाती है, इनके द्वारा किस तरीके से जो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त किया जाए। और उसके अलावा ये भी इनके द्वारा जान लिया जाता है कि अब ये कॉर्बोनरी संस्था ये पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा ऐसी कई संस्थाओं का हमें निर्माण करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का क्या प्रसार हो और ये लोग आपस में मिलकर जो इटली का एकीकरण संभव हो पाएगा। तो अब जो इसके पश्चात होने वाली घटनाओं का जिक्र करेंगे आगे की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या और शंका हो तो आप निसंकोच जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।